हेलो साथी। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यार भरे सेशन में प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका फेवरेट SZ सर लेकर के आए हैं बायोलॉजी की क्लासेस। फाउंडेशन क्लास बिल्कुल मज़ेदार अंदाज में चल रही है। हम लोगों ने जो कवर किया, क्या क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया, पाचन तंत्र के दौरान फूड के पचने से मिला था हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज को टूट करके मिलना था एनर्जी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज टूट नहीं पा रहा था तो उसको टूटना था माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। यहाँ तक क्लियर साथी? और ऑक्सीजन जब हम रेस्पायरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, तभी ले पाएंगे ना। इसीलिए श्वसन आया। अब श्वसन जब हो गया तो ग्लूकोज टूट करके क्या दिया था, बिल्कुल आपको पता होगा। ग्लूकोज जब टूटा था C6H12O6 तो दिया क्या था मुझे? दिया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिया था वाटर, और दिया था एनर्जी। एनर्जी तो हमारा शरीर यूज कर लिया था, है ना साथी। लेकिन CO2 और H2O को क्या यूज कर पाया था? नहीं कर पाया था। तो ये क्या होने थे? इसको होना था एक्सक्रीट आउट। तो इसी को शरीर से बाहर होना, मतलब जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल चीजें नहीं है उसको शरीर से बाहर होना ही कहलाता था उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन का जन्म यहां से होता है। क्योंकि ग्लूकोज, अगर आपसे कोई पूछे साथी, क्या पूछे कि ग्लूकोज टूटा, तो ग्लूकोज टूट करके क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दिया। एनर्जी हमारा शरीर यूज कर लिया एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और कितने एटीपी? 36 या 38 एटीपी, है ना। इतना तो क्लियर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विद्या एक ऐसी शक्ति है, एजुकेशन एक ऐसी पावर है जिसका कभी लूट नहीं हो सकता। ये हमेशा परम सुख को जन्म देता है। जिस घर में जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास विद्या है, वो कभी परेशान और क्या कहते हैं, बेबस और हताश नहीं होते। क्योंकि विद्या हमेशा सुख का और प्रतीक है और हमेशा सुख का ही जन्म दिया है। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन। क्या पढ़ना? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन कहां से आया? पता चल गया। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग अपना प्रचार की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि प्रचार होना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो क्या प्रचार है? तो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, कोई भी बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर ज्ञान घर लेकर के आया है मात्र 49 रुपए में। और 18 अक्टूबर से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आपके सामने थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये अच्छा सेशन लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी बताइए, आप अपने पड़ोसी को भी बताइए, आप अपने भाई बंधु को भी बताइए। क्योंकि नहीं बताइएगा तो उन तक ज्ञान घर चैनल कैसे पहुंचेगा। क्लासेज जो होगी लाइव होगी, उनसे कह दीजिएगा आपके जो भी मित्र होंगे लाइव क्लास चलेगी। टाइम रहेगा 3 PM। ठीक है, 45 से 50 मिनट का ड्यूरेशन है। किसी प्रकार का कोई त्रुटि आए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क साधें। ज्ञान घर का नंबर है, आप चाहे तो इस पे संपर्क साधें, बात करें। ठीक है, चलिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहां से आ गया? चलो, अपन इससे मतलब नहीं है। आइए हम लोग पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि हमारे शरीर से क्या क्या वेस्ट होता है, या उत्सर्जन के रूप में हमारा शरीर कौन कौन काम करता है जो उत्सर्जन करता, आउट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि आप ऑक्सीजन तो तभी लेते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इसका मतलब देखिए साथी, ऑक्सीजन आपको तभी मिलेगा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। मतलब फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कोई चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज को पाने के लिए ऑक्सीजन को आपको लेना पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके। ठीक है, चलिए। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से पूछा जाएगा तो आखिर उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी ये एक लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये वेपर फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर भी गैस है, वेपर फॉर्म में है। ये दोनों को सिक्रीट करता है कौन? बाहर से शरीर से निकाल देता है, सिक्रीट नहीं, एक्सक्रीट कह लीजिए। उत्सर्जित करता है कौन? फेफड़ा, लंग्स।
फफूंदी जिसको कहते हैं फुफ्फुस, फफूंदी नहीं, फेफड़ा, ये करता है। ठीक है, चलिए, तो यानी फेफड़ा भी हमारा उत्सर्जी अंग हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। शरीर की बात करेंगे तो आपने देखा होगा स्किन, त्वचा भी होगा, पसीना जो निकलता है, पसीना भी उत्सर्जी अंग है। लीवर की बात करेंगे तो लीवर यूरिया सिक्रीट आउट करता है, तो आप कहेंगे यकृत लीवर भी है। ठीक है, स्किन पे जो हमारे पास एक ग्लैंड्स है जिसको सिबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, तेल चिपचिपा निकलना, तो इसी में आ जाएगा। और आपका क्या है, किडनी भी है, किडनी उत्सर्जी अंग है। ठीक है, शरीर से मेनली क्या क्या आउट होता है, ठीक है, तो आउट जो है हमारे पास वेस्ट पदार्थ के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या क्या है, इसको थोड़ा एक बार देख ले। अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जिसको शरीर से बाहर होना है, क्या क्या निकलता है शरीर से, एक तो आप CO2 लिख सकेंगे, दूसरा लिखेंगे H2O, तीसरा लिखेंगे आप जैसे फॉस्फेट है, क्या है, फॉस्फेट, ठीक है ना, फॉस्फेट। सल्फेट की बात करेंगे, सल्फेट, क्लोराइड आयन, Cl-, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, K+, कैल्शियम आयन, ये सारे के सारे शरीर से एक्सक्रीट होते हैं, बाहर होते हैं, ETC। ठीक है, अब ये सब को अलग अलग कौन कौन करता है, जैसे CO2 और H2O, इसका तो काम कर देगा कौन, फेफड़ा करेगा। फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो है किडनी के थ्रू बाहर होगा, किडनी इसको आउट करेगा। और ये सब में कहीं नाइट्रोजन दिखा क्या, तो ये सब नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे पास कितने प्रकार के उत्सर्जी सब्सटेंस है, उत्सर्जी पदार्थ है, तो आप बताएंगे दो, एक है नाइट्रोजनस और एक है नॉन नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस में कौन कौन आ जाएंगे, तो नाइट्रोजनस में आप बता सकेंगे साथी क्या क्या बताएंगे, जिसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होते हैं, उसी को कहा जाता है नाइट्रोजनस बेस्ड, नाइट्रोजन होते हैं। जैसे यूरिया की बात करिएगा तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, अमोनिया की बात करिएगा तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, यूरिक एसिड की बात करिएगा तो यूरिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल। सारे को बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड पास होगा, किस ऑर्गेनिज्म में यूरिया पास होगा और किस ऑर्गेनिज्म में अमोनिया पास होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब कहा जाएगा कि उत्सर्जी अंग जो है कैसे आउट होता है। जैसे बात करिए CO2 और H2O को, तो ये हम सांस जब लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होता है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के कारण CO2 और H2O का रिलीज आउट होता है, ये बनता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सब मिनरल्स है। एक्सेस अगर मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा तो उसको भी बाहर होना है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कि अंदर में ही ये काम, आप अलग से सोडियम नहीं ले रहे हो, आप अलग से पोटेशियम नहीं ले रहे हो, आप अलग से फॉस्फेट नहीं ले रहे हो, ये सब मेटाबॉलिज्म अंदर से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस ले लेते हैं ज्यादा मात्रा में, जैसे उल्टी हो गया, तो उल्टी बताइए उत्सर्जी होगा कि नहीं होगा, उत्सर्जन ही सब्सटेंस कहलाएंगे। वोमिटिंग होना, तो अब वो जो कब होता है, जब एक्सेस अमाउंट में कुछ ले लिया जाता है, तो उत्सर्जन दो तरह से होंगे, एक तो मेटाबॉलिज्म के तरीके से, और एक बोलिए एक्सेस अमाउंट में जब हम कोई फूड को ले लेते हैं, इंगेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बात साथ ही आपको पता होगा क्या, कि जब वहां पे हम लोग वेस्ट मटेरियल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में आए थे, तो वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर होना इगेशन कह रहे हैं, यहां वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर होना हम लोग एक्सक्रीटरी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वहां जो वेस्ट मटेरियल जो होता था स्टूल, वो सॉलिड फॉर्म में आउट होते थे, यहां हमारा क्या वेपर गैस के फॉर्मेट में भी है, मिनरल्स के फॉर्म में भी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बोलिए, इसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये अंतर आ गया। चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो सब्सटेंस है कौन कौन है और क्या क्या सिक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान ले कि अगर एनिमल्स की बात करेंगे, तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, प्लेटी हेलमिंथस पढ़ा था, उसमें एक्सक्रीशन होता था, उत्सर्जी अंग पाए जाते थे, जिसको कहा जाता था ज्वलन कोशिका, फ्लेम सेल की बात किया गया था। ठीक है, वही अर्थवाम की बात करेंगे तो अर्थवाम में झींगा भी पाया गया था, प्रॉन, अर्थवाम में ही मकरा आया था, अर्थवाम में ही स्पाइडर जिसको कहते हैं, स्पाइडर कह लीजिए, ये तो स्पाइडर तो हो गया, क्या बोलिए, स्पाइडर आपका हो गया मकरा, और उसी में आपका आया था स्कॉर्पियन,
स्कॉर्पियन हो गया बिच्छू। तो इन सभी में भी उत्सर्जित तंत्र होता है, उत्सर्जन अंग होता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे कि किस एनिमल में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े, हम एनिमल्स को लेकर के आते हैं और एनिमल्स में ही हम लोग बात कर लेंगे। क्या करेंगे बोलिए, कि किस में क्या पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आते हैं, बात करते एक एक करके हर एक चीज को बात करेंगे। लीजिए आपके सामने एक, यहां सबको एक ही साथ रख देता हूं ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, है ना, समझने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो, एग्जाम में आंसर करने में। ठीक है ना, एग्जाम में आंसर भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल साथी नहीं होगी। आप एकदम बेझिझक रहें। ठीक है ना, चलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। आइए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एक एक करके हमको समझते चलना है। आइए, एक एक करके समझना है हमको। इसको रखते हैं बीच में, सबको समझाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए, इसको रखिए यहां, ये अंतिम में आएगा ही, इसको लाइए यहां ताकि कोरिलेट कर सके हम। को रिलेट कर सके, आपको समझा सके हम। ठीक है, चलिए ये आप फिगर देख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए, ये जो है प्लेटी हेलमिंथस में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जिसका शरीर होता था, चिपटा होता था। ये आपका डायग्राम जो है प्लेनेरिया का, किसका, प्लेनेरिया का। इसमें भी एक्सक्रीशन होता है, लेकिन आप इसमें लिखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब उत्सर्जन अंग कौन कौन है, उत्सर्जन अंग। इसका प्लेनेरिया का उत्सर्जन अंग जो होता है फ्लेम कोशिका होता है। क्या होता है, फ्लेम कोशिका। क्या सिर्फ प्लेटी हेलमिंथस में ही पाया जाएगा, नहीं, कुछ एनेलिड्स में भी पाए जाएंगे फ्लेम सेल। ठीक है, लेकिन मुख्यतः बात याद रखिएगा प्लेटी हेलमिंथस का। किसकी याद रखिएगा, बोलिए, प्लेटी हेलमिंथस में प्लेनेरिया, किसको, प्लेनेरिया को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्लेनेरिया हो गया फ्लेम कोशिका, प्लेनेरिया में फ्लेम कोशिका। और वहीं पे बात किया जाए क्या, चिपटाकर्मी फ्लेटवर्म्स। क्या, फ्लेटवर्म्स चिपटाकर्मी। तो चिपटाकर्मी में भी आपका क्या पाया जाएगा, बोलिए, फ्लेम कोशिका पाया जाएगा उत्सर्जन अंग के रूप में। तो ये आपका हो गया उत्सर्जन अंग किसका, प्लेनेरिया और प्लेटी हेलमिंथस से आने वाला फ्लेटवर्म्स और प्लेनेरिया। ये जो है आपको कुछ याद आ रहा होगा एनिमल किंगडम से, तो ये एकिनोडर्माटा का था। किसका था, स्टारफिश। यानी स्टारफिश एक्चुअली में बच्चों मछली है ही नहीं, ये झूठी मछली है, इसे आप खा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है उत्सर्जन अंग अगर पूछ दे एकिनोडर्माटा यानी स्टारफिश वाला, यानी झूठा मछली वाला जो किंगडम था, जिसके स्किन पे क्या था, यानी जिसका स्किन स्टार नुमा बना हुआ था, तो इसमें जो होता है उत्सर्जन अंग नहीं होता है। यानी एकिनोडर्माटा में कोनो उत्सर्जन अंग नहीं है, उत्सर्जन अंग नहीं है। इसका मतलब इसमें उत्सर्जन जो होता है शरीर के सतह से हो जाता है, स्पेशल कोनो ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसको आप देख रहे होंगे, तो ये आप देखिए, ये जो है अर्थवर्म से ही आने वाला, अर्थवर्म कहते किसे, देखो अर्थवर्म कहते किसको थे, यानी वैसा एनिमल जिसके शरीर से जुड़े हुए पैर होते थे। तो यहां देखिए पैर है कि नहीं है, अर्थवर्म, ज्वाइंट लेग्स, इसी को कहा जाता है अर्थवर्म। और ये एक्चुअली में झींगा है। क्या है ये, झींगा, झींगा है ये। ठीक है, झींगा। झींगा में जो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो याद रखिए इसका उत्सर्जी जो है अंग, उत्सर्जी अंग का नाम है झींगा में, याद रखिए एटनिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, एटनिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। तो आप चाहे तो लिख लीजिए एटनिनल ग्लैंड्स ग्रंथि, या बोलिए, या ग्रीन ग्लैंड्स। पूछता है, बहुत क्वेश्चन है कि झींगा में उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, तो आपको याद, अगर ग्रीन ग्लैंड्स है तो उसमें आंसर मार दीजिए, या
एड्रिनल ग्लैंड्स है तो उसमें आंसर मार दीजिए। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा क्या, ये जो है आपका ये भी अर्थोपोडा से ही है। ये जो है आपका एक्चुअली में क्या है बोलिए, मकड़ी है, स्पाइडर। और ये जो है आपका बिच्छू है, कौन है, बिच्छू, बिच्छू, स्कॉर्पियन। तो इसमें जो पाया जाता है उत्सर्जी अंग, उसका नाम है कोक्सल ग्लैंड। तो ये उत्सर्जी अंग है किसका, बोलिए, उत्सर्जी अंग है बिच्छू का, उत्सर्जी अंग है मकड़ी का, क्या, कोक्सल ग्लैंड्स, राइट। चलिए, वहीं पे आपको ये चीज अगर याद आ रहा होगा तो ये आपका इमेज था, डायग्राम था, कहां पढ़े थे, हेमिकोडाटा, याद करिए। हेमिकोडाटा में यानी कंप्लीट वर्टेब्रेट्स नहीं पाया गया था। तो इसमें जो उत्सर्जी अंग था उसका नाम था प्रोबोस्किस। क्या नाम था, तो आप लिख लीजिए हेमिकोडाटा में, कोडाटा में उत्सर्जी अंग जो है, उत्सर्जी अंग क्या है बोलिए, प्रोबिस्कस नहीं, प्रोबोसिस। कभी कभी पूछ देता है तिलचट्टा में, क्या पूछता है, तिलचट्टा में इसकी उत्सर्जी अंग कौन है, तो आप लिख लीजिए, यहां पे नहीं फोटो आया है तो आप यहां पे देखिए, हाँ यहां पे आ ही गया, ये भी तिलचट्टा अर्थवाम का ही है। ये है तिलचट्टा, इसको क्या बोलते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच में जो उत्सर्जी अंग है, इसमें का नाम है, उत्सर्जी अंग का नाम है मल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है, मल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, बहुत बार पूछा जाता है, मल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और वहीं कभी कभी पूछ देता है कि इंसेक्ट्स ग्रास होपर में उत्सर्जी अंग का क्या नाम है, तो इंसेक्ट ग्रास होपर में उत्सर्जी अंग का नाम है क्या, ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या नाम है, ट्रेकिया कह लीजिए, ट्रेकिया, क्या कहिएगा, ट्रेकिया कहिएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलिए। तो ये थे आपके क्या, अर्थवाम में स्क्रीटी प्रोडक्ट, यानी अर्थवाम में क्या क्या पाया गया। ये आपका जो है झींगा अर्थवाम से ही है, मकड़ी और क्या उसको बोलते हैं जो डंग मारते बिच्छू, ये भी अर्थवाम से ही, लेकिन बिच्छू और मकड़ी में जो है उत्सर्जी अंग का नाम है कोक्सल ग्लैंड, झींगा का जो है उत्सर्जी अंग का नाम है क्या, ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, वही बात करिए प्लेटीहेल्मिन्थस से आने वाला प्लेनेरिया या चिप्टाकर्मी फ्लेटवॉर्म, इसका उत्सर्जी अंग का नाम था फ्लेम कोशिका। ठीक है, हेमिकोडाटा में उत्सर्जी अंग का नाम है प्रोबोसिस, और इक्नोडर्माटा स्टारफिश में कुछ नहीं है, कोनो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता हेमिकोडाटा हो गया, तो उसके बाद कोडाटा हम लोग पढ़ते हैं। तो कोडाटा में जो है उत्सर्जी अंग का नाम है कोडाटा या वर्टेब्रेट्स कह लीजिए। कोडाटा के क्लास आपका था वर्टेब्रेट्स, क्या था, वर्टेब्रेट्स। तो वर्टेब्रेट्स में उत्सर्जी अंग का नाम है किडनी। वर्टेब्रेट्स में कौन कौन आएगा, वर्टेब्रेट्स में आ गया था कौन कौन बोलिए, मछली, बहुत अच्छा, वर्टेब्रेट वाला में मछली आया था, और क्या था, पक्षी, गुड। उसके बाद क्या था, उभयचर, रेप्टाइल्स, रेंगने वाला क्रीपर, और क्या था, मैमल्स, है ना, स्तनधारी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे, यानी किसमें, वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टेब्रेट्स में जो मछली है पानी में रहने वाला, एम्फीबियन जो पानी में भी रहेगा और अर्थ में भी रहेगा, और पक्षी है हवा में रहने वाला। तो आखिर इन सबों में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है, इसकी बात करते हैं हम लोग। आइए साथी बात कर ले हम लोग बिल्कुल विस्तार से, अच्छे से, किसकी, वर्टेब्रेट्स की, वर्टेब्रेट्स। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा आएगा, मजा आवेगा। वर्टेब्रेट्स, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, वर्टेब्रेट्स, अस्थि मज्जा, मजा आएगा, पढ़ेंगे तब मजा आएगा, है ना। खाली सिर्फ ये मैंने सेल्फी ले लिया तो ऐसे कैसे मजा आएगा। सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप जो है लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं हम लोग एक एक करके बातों को। वर्टेब्रेट्स में कौन कौन आएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये वर्टेब्रेट्स आपको दिख रहा है, वर्टेब्रेट्स में आने वाला कौन कौन है, वर्टेब्रेटा में आने वाला, देखिए वर्टेब्रेटा में सबसे पहले लिखिए इसमें कि वर्टेब्रेट्सा में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है। उत्सर्जी पदार्थ
उत्सर्जी पदार्थ। तो हमको पढ़ना है मुख्यतः नाइट्रोजनस वेस्ट। किसको पढ़ना है? मुख्यतः नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, अपशिष्ट। ठीक है, अपशिष्ट। हमको पढ़ना किसके बारे में? नाइट्रोजनस वेस्ट अपशिष्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसका क्या पता चला? इससे यह पता चला कि इन सभी में प्रोटीन्स होता है। और प्रोटीन बनता किससे? बोलिए। प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड्स है। किसका है? एमिनो एसिड्स का ग्रुप है। एमिनो एसिड्स, एमिनो कहते हैं NH2 ग्रुप का। किसका? NH2 ग्रुप का, यानी अमाइड ग्रुप का है। किसका? कभी पूछ देता है कि एमिनो एसिड में ये कौन सा समूह का है, तो याद रखिएगा अमीनो एसिड्स अमाइड समूह का है। किसका समूह का है? अमाइड समूह का। ठीक है, अमाइड समूह का है। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये आपका जो है नाइट्रोजनस ही बेस है। तो यही में आपका जैसे डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स है। डीएनए आरएनए क्या है? तो आप लिख सेंगे प्लस डीएनए आरएनए, इसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कभी कभी पूछ देता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। ये एमिनो बेस है। क्या है? एमिनो बेस। यानी इससे क्या पता? इसमें भी नाइट्रोजन होगा, एमिनो बेस। तो ये जो आपके पास वर्टिब्रेट है इन सभी में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है। सवाल है कि मुख्यतः नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ क्या क्या है? तो आप लिखिएगा मुख्यतः नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो है क्या है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। तो आप लिखेंगे नाइट्रोजनस अपशिष्ट, नाइट्रोजिनस अपशिष्ट कौन कौन है? तो नाइट्रोजनस अपशिष्ट जो है एक प्रथम में लिखिएगा, क्या बोलिए? प्रथम में लिखिएगा अमोनिया। अमोनिया क्या ना फॉर्मूला होता है इसका? NH3। दूसरा होगा आपका यूरिया। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2CO NH2। राइट, चलिए तीसरा फॉर्मूला, तीसरा होगा हमारा नाइट्रोजनस अपशिष्ट, उसका नाम होगा यूरिक अम्ल। क्या नाम होगा? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए C5H4N4O3। इसका कबो कब स्ट्रक्चर पूछ देता है तो यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, बना लीजिए। यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। नाइट्रोजन का ये है कार्बन, ठीक है, ये है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, आइए नाइट्रोजन है, यहां है कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलिए C5 आइए ले लीजिए। ये है आपका, यहां भी कार्बन लीजिए डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 ऑक्सीजन 3। हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। ये आपका है यूरिक एसिड का फॉर्मूला। कब कब पूछ देता है तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। राइट, चलिए अब देखिए यहां पे आपका फिगर दिख रहा होगा कि किसमें अमोनिया होगा। तो मैं आपको पकड़ने की तरीका बता दूं कि अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ किसका होगा। अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ जो पानी में रहेगा, कहां रहेगा? पानी में रहेगा, उसमें अमोनिया आउट होगा। जो अर्थ पे रहेगा, भूमि पे रहेगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहेगा, उसमें जो होगा यूरिया पास आउट होगा। और जो हवा में रहेगा, क्या रहेगा? हवा में उड़ेगा, उसमें जो है यूरिक एसिड पास आउट होगा। क्या होगा? यूरिक एसिड पास आउट होगा। अब तीनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कौन जहरीला होगा। यूरिक एसिड जरूरी नहीं कि सिर्फ हवा में ही रहने वाला का होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो लिजार्ड छिपकली वगैरह है, उसमें भी यूरिक एसिड पास आउट होता है। ठीक है, छिपकली हो गया। कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक एम्फीबियन है, उसमें भी एक्वेटिक एम्फीबियन, और एक होता है लैंड पे रहने वाला टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में भी आपका पास आउट होगा क्या? यूरिक एसिड। बात करते हैं हम लोग आगे किसकी, बोलिए। एक तरफ चार्ट बनाइएगा, अमोनिया यानी उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट,
ठीक है, नाइट्रोजिनस ऑब्सिस्ट। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, मजा आ रहा होगा बिल्कुल। अगर मजा आ रहा तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। सिर्फ खामोश से काम नहीं चलेगा, खामोशी से काम नहीं चलेगा। चलिए, एक तरफ लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा? एक तरफ लिखिएगा अमोनिया, एक तरफ लिखिए आप यूरिया, और एक तरफ लिखिएगा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा कि क्या, एक तरफ यहां पे लिख लीजिए क्या आउट करता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। तो अमोनिया जिसमें आउट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है नाम दिया जाता है, कुछ नाम दिया जाता है। जो अमोनिया आउट करेगा, यानी अमोनिया का आउट होना कहलाता अमोनोटेलिक। क्या कहलाता है? अमोनोटेलिक। तो आप लिख लीजिए, कबो कबो नाम पूछ देता अमोनोटेलिक। ठीक है, क्या कहा जाता? अमोनोटेलिक। चलो, और जो यूरिया आउट करता है उसको कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता? इसके जो है विधि को कहा जाता है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक अम्ल करता है उसको कहा जाता है यूरिक अम्ल, यूरिकोटेलिक। ये सब ध्यान पूर्वक नाम याद रखिएगा। जो यूरिया को आउट करता है यूरिकोटेलिक, जो यूरिक अम्ल को आउट करता है यूरिकोटेलिक, और जो अमोनिया को आउट करता है अमोनोटेलिक। टेलिक टेलिक सब में लगल है। अमोनिया से नाम अमोनिया है, और यूरिया से यूरियो है, और यूरिक करने वाला का यूरिटेलिक। अमोनिया का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सॉरी यूरिया का NH2CO NH2। याद रखेंगे कैसे? तो याद रखने का तरीका, कोड मारिए, नाटा को नाटी, नाटा को नाटी। ठीक है, नाटा को नाटी। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बना लीजिए। स्ट्रक्चर जो है यूरिया का कुछ इस प्रकार है, ये बना लीजिए। आपको यूरिक अम्ल का बना ही दिया हूं, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए C5H4N4O3। ठीक है, ये यूरिक एसिड का। और अमोनिया का फॉर्मूला लिखिए NH3। क्या लिखिएगा? NH3। अब आई बात समझ में कि आखिर अमोनिया जो आउट करता है इस विधि को क्या कहेंगे? तो हाँ, कबो कबो एग्जाम में पूछ देता है अमोनिया किस विधि से आउट होता है। तो अमोनिया आउट होना कहलाता है अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाता है? तो विधि इधर लिखिए, एक तरफ विधि। अमोनिया आउट करने की विधि को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। क्या कहा जाता है? बोलिए। अम्योनोटेलिज्म। ठीक है, और यूरिया को इसकी विधि को कहा जाता है यूरियोटेलिज्म। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिज्म। ISM लगा हुआ ये प्रोसेस विधि बता रही है। यूरिक एसिड को आउट करने वाले को कहा जाता है यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आती है कि क्या जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उस शरीर आपसे पूछेगा क्या अमोनिया आउट करने में किडनी का रोल है? नहीं है। तो कैसे होता है? ये शरीर के सतह से हो जाता है। किससे होता है? शरीर के सतह से। किस विधि से? तो ये डिफ्यूजन विसरण विधि से होता है। तो नोट करिए, क्या करिए, इसमें अंग किडनी रोल अदा करते हैं क्या? तो लिखिएगा किडनी का नो रोल है, किडनी नो रोल। किडनी होते जरूर है लेकिन अमोनिया आउट करने में रोल अदा नहीं करता है। तो कैसे होता है? तो कैसे होगा? तो लिखिएगा ये बाय डिफ्यूजन होता है। कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा होता है। और विसरण करने की क्षमता शरीर की सतह को होती है। जैसे स्पॉन्जेस, पोरीफेरा की बात करेंगे। ठीक है, पोरीफेरा में आपका अमोनिया ही एक्सिट आउट हो रहा था। और वही बात कर ले हम लोग किसकी? बोलिए। सिलेंड्रेटा की बात करेंगे तो सिलेंड्रेटा में भी अमोनिया ही आउट होता था। और वही सिटनोफोरा की बात करेंगे तो सिटनोफोरा में भी अमोनिया ही आउट होता था। राइट, चलिए, तो डिफ्यूजन किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, शरीर के सतह से, शरीर के सतह से। ये अमोनिया जनरली आउट कौन करते हैं? पानी में रहने वाला।
कहां रहने वाला, पानी में रहने वाला। इसका पता, इससे पता ये चला कि अमोनिया को आउट करने के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसमें ज्यादा पानी चाहिए। इसमें जो होता है मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है, इसमें मिनिमम वाटर होता है, इसमें क्या होता है मिनिमम वाटर, और इसमें रोल अदा करेगा कौन, किडनी, इसमें रोल अदा करेगा किडनी, इसमें भी रोल अदा करेगा किडनी, और इसमें कम पानी चाहिए, मिनिमम वाटर यहां है, ये लिख लीजिए, मिडिल वाला है, मिडिल ऑर्डर है, इसमें कम से कम पानी चाहिए, ठीक है, कम से कम पानी चाहिए, लेकिन पानी चाहिए ही, लेकिन इसको चाहिए मैक्सिमम पानी। किसके द्वारा होगा, तो ये सारी बात कर लिए हम लोग। फिर आते हैं अगला स्लाइड पे और यहां फिर लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए आइए, लिखने में बिल्कुल कोई कसर बाकी न रहना चाहिए, लिखिए, ताकि हमारा अमोनिया आउट करने वाला का उदाहरण भी पता चल जाए। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अम्ल, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए पानी, तो लिखिएगा पानी ज्यादा, इसमें मध्यम, इसमें नहीं, कम से कम, कम से कम। क्या मतलब चला, मतलब ये चला कि ये जो एक्सीड आउट करेगा उसमें पानी ज्यादा होगा, ये जो एक्सीड आउट करेगा इसमें पानी अलग होगा, स्टूल अलग होगा, और इसमें जो होगा पानी यानी स्टूल और पानी एक ही साथ होगा, अलग से पानी निकलेगा नहीं। यही हमारा यूरिक अम्ल है, ठीक है। चलिए अब जहरीला की बात किया जाएगा, पॉइजनस टॉक्सिसिटी की बात करेगा, जहरीला की, जहरीला, तो सबसे ज्यादा जहरीला होता अमोनिया, सबसे ज्यादा, नोट करके लिखेंगे आप, सबसे ज्यादा जहरीला, सबसे ज्यादा जहरीला होता है अमोनिया, ठीक है। ये होता है मध्यम, मिडिल, और ये होता है सबसे कम जहरीला, कम जहरीला, ठीक है, कम जहरीला, क्योंकि इसको देना है अंडा और अंडा से आएगा बच्चा, ठीक है। कम जहरीला, अगर इसमें इसका वेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर अमोनिया पाया जाए तो उस अंडा से बच्चा नहीं होने पाएगा। तो नेचर ने देखो कैसे कैसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है, किसी से किसी को नुकसान न होने पाए और आसानी से उसका जीवन चलता रहे, ठीक है, जो हम लोग सोच नहीं पाएंगे। आइए साथ ही बात करते हैं हम आगे, किसकी बात करेंगे, आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या बोलिए, कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने वाला शरीर के अंदर ज्यादा होगा या शरीर के बाहर ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन की बात किया जाए, सांद्रता की बात किया जाए, तो अमोनिया जो एक्सीड आउट करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट की तरफ जाएगा, मतलब शरीर के अंदर ज्यादा होगा और बाहर में कम होगा, शरीर के बाहर कम होगा, तो ज्यादा से कम की ओर जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आउट कैसे होता है डिफ्यूजन के थ्रू, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है यानी विसरण ज्यादा से कम की ओर जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट की तरफ जाएगा, तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो है अधिक सांद्रता होगी और शरीर के बाहर कम सांद्रता होगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो है डिफ्यूजन, विसरण तो होगा, विसरण के माध्यम से, किडनी का रोल तो होगा नहीं, कैसे होगा, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, ठीक है, यानी हाई सांद्रता कह लीजिए, ज्यादा हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन इसका उदाहरण बनेगा, तो आइए साथ ही हम लोग इसका उदाहरण देख लें। क्यों कहिएगा कि नहीं बताया गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, सभी जलीय, ऑल एक्वेटिक्स, ठीक है, ऑल एक्वेटिक, पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाला। दूसरा ले लीजिए जैसे मछली, तो मछली में कौन सा मछली, एक मैंने बताया था कि मछली दो तरह के होते हैं, एक बोनीफिशेस होता है और एक कार्टिलेजिनस होता है। तो बोनीफिशेस में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा। कार्टिलेजिनस की बात करेंगे जैसे शार्क, तो शार्क लुक लाइक अ ह्यूमन की तरह होता है, तो उसमें यूरिया होगा, क्या होगा, यूरिया होगा। तो आप लिखेंगे इसमें जो मछली जो है, मछली, मछली में कौन, बोनीफिशेज, जिसको खाते हैं हम लोग, रोहू, कतला, है ना, मांगूर, ये सब आपका बोनीफिशेस कहलाता है, जिस मछली को आप खाते हो, ये यूरिया पास आउट करेगा, ठीक है। चलिए वही बात कर ले हम लोग, किसकी बात करेंगे, बोलिए, कुछ एम्फीबियन है जो पानी में रहने वाला है, जैसे लार्वा की बात करिएगा, टेडपोल, फ्रॉग का, ठीक है, टेडपोल, टेडपोल ये लार्वा है, किसका, लार्वा है मेढक का,
ये भी आपका जो स्क्रीट आउट करेगा अमोनिया करेगा। वही अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछेगा, बोलिए, सल्वेंडर, सल्मेंडर, ये भी आउट करेगा क्या, बोलिए, अमोनिया आउट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये उदाहरण रख लीजिए। यूरिया की बात करेंगे, यूरिया, तो इसमें रोल होगा किडनी का, और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे कौन कौन होगा, इसका उदाहरण कौन कौन होगा, सॉरी, इसके उदाहरण उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है ही, इसके उदाहरण कौन कौन बनेंगे, तो उदाहरण लिख लीजिए आप। क्या क्या लिखिएगा, बोलिए, स्थल पर रहने वाला, स्थल पर रहने वाला सभी, है ना, स्थल पर रहने वाला सभी, और उभयचर, एम्फीबियन, उभयचर। उदाहरण कौन कौन बनेगा, तो उदाहरण स्थल पर रहने वाला हम लोग मैमल्स लिख लेते हैं, मनुष्य लिख लीजिए, मनुष्य सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। और क्या लिखिएगा, मेढक, मेढक, कछुआ, कछुआ, ठीक है। चलिए और क्या लिख लीजिए, बोलिए, शार्क, कार्टिलेजिनस मछली, एक्वेटिक भी हो गया आपका, तो एक एक्वेटिक शार्क भी आ गया इसमें, एंट्री मार गया, ठीक है। चलिए, तो शार्क को जनरली लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बोलिए, शार्क को जनरली लिखा जाता है मैमल की तरह होता है, और इसको बोला जाता है मैरीन वाटर, मैरीन में रहने वाला मछली, और ये कार्टिलेजिनस मछली है, कार्टिलेजिनस मछली है। मेढक हो गया, तो यही में एक था टोड, क्या था, टोड मेढक की ही तरह था लेकिन जहरीला था, क्या था ये, जहरीला था। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यूरिक एसिड पास आउट करने वाला कौन कौन है आपका, तो यूरिक एसिड पास आउट करने वाला जो है आप लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, बोलिए, कुछ टेरेस्ट्रियल कॉकरोच, तिलचट्टा है जो स्थल पर रहता है, क्या रहता है, स्थल पर रहने वाला तिलचट्टा, रहने वाला तिलचट्टा, तिलचट्टा, ठीक है, तिलचट्टा। पक्षी है ना, आपको छिपकली देखेंगे, लिजार्ड, छिपकली, छिपकली, ठीक है, इसमें जहरीला नहीं होता, जो स्टिल आप देखे ही होंगे। तो इसमें जो वेस्ट पदार्थ होगा या तो पेस्ट में होगा, पेस्ट बना हुआ, या क्या होगा, टैबलेट की तरह होता है, पेटलेट्स इसको कहते हैं, या कैप्सूल की नुमा होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये घोंगा की बात करेंगे, स्नेल, अर्थ पे रहने वाला स्नेल, घोंगा, तो घोंगा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और क्या ले सकते हैं इसमें, और जिसे आप अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, सांप किस में आएगा, सांप क्या एसिड आउट करता है, तो सांप भी यूरिक एसिड करता है, ठीक है। यानी आपको अगर डाउट हो पकड़ने में, तो आप यूं समझ लीजिए कि जिसके अंडे से बच्चा आता हो उस सब के सब में पाया जाएगा यूरिक, यानी अंडा खाया भी जाएगा, और नहीं खा रहा है तो उसको उस अंडे से कुछ दिन के बाद बच्चे आएंगे तो उन सभी में पाया जाएगा यूरिक एसिड। कोनो दिक्कत हो रही है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, हर चीज को कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे अंदाज में डिलीवर हो रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और मान ही करके नहीं चल रहा हूं, सही बता भी रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सही बता भी रहा हूं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। आइए कुछ हम लोग ट्रिक के माध्यम से अमोनिया को आउट करने वाला कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग फंसा दे। क्या फंसा दे, एसजे ट्रिक लिखेंगे, एसजे ट्रिक, अमोनिया आउट करने वाला, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ वाला, उत्सर्जी पदार्थ वाला। तो क्या है, तो एक ट्रिक हम लोग बना के लाए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम पास करना जरूरी है। अमन बेस्ट फ्रेंड, अमन बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इज आकाश एंड ईशा, ईशा या इंसा कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। चलिए आइए कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर दूं कि नहीं करूं, ए को राउंड करते हैं, A4 होता है क्या, बोलिए, एक्वेटिक, पानी में रहने वाला, ठीक है, क्या, या अमोनिया, A4 अमोनिया या एक्वेटिक देख लीजिए, अमोनिया, ठीक है। चलिए बेस्ट फ्रेंड, बी को क्या रखिएगा, अमोनिया आउट करेगा कौन, बोनी, F4 फिशेज, जो बोनी मछली है वो अमोनिया आउट करेगा, ठीक है। और I4 इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसा इंसेक्ट,
ए फॉर एक्वेटिक, पानी में रहने वाला, यानी दो तरह के इंसेक्ट है, एक पानी में रहेगा और एक स्थल पे रहेगा। स्थल पे रहने वाला यूरिक एसिड और पानी में रहने वाला अमोनिया, राइट। चलिए उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, बोलिए, आकाश एंड ई फॉर इंसेक्ट हो गया, एक्वेटिक ए का अलग हो गया, इंसा हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ क्या, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये भी आपका एक्वेटिक ही है, ठीक है ना। चलिए तो आप याद रखिए अमोनिया पास आउट करने वाले हमारे पास कौन कौन है, बोनीफिशेस हो गए, इंसेक्ट एक्वेटिक हो गए, और इंसेक्ट आपको कभी कभी जो है एक्वेटिक लिजार्ड की भी बात कर देता है, सलमेंडर्स वगैरह हो गया, तो इंसा को हटा करके यहां पे एस फोर क्या लिख देंगे, सलमेंडर, ठीक है। और लार्वा, प्रोकैटेटपुल लार्वा, और बोलिए सलमेंडर हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ जो है ट्रिक फंसा ले, किसका, बोलिए, ट्रिक फंसा ले, इज ए ट्रिक किसके लिए, यूरिया पास आउट करने वाला, यूरिया उत्सर्जी करने वाला, उत्सर्जी करने वाला। तो यूरिया उत्सर्जी करने वाला जो है हमारे पास कौन का, योर फादर एंड मदर, क्लोज फ्रेंड, आपके पिता और माता क्लोज फ्रेंड है, क्या है, क्लोज फ्रेंड है। आइए तो इसका भी थोड़ा कुछ कलर चेंज कर ले और लिख दे योर, मतलब यूरिया, यूरिया पास आउट करने वाला, ठीक है, यूरिया पास आउट करने वाला कौन कौन, योर मदर, तो एम फॉर मदर ले लीजिए, मदर यानी मैमल्स, जो भी स्तन वाला है, स्तनधारी, सारे के सारे यूरिया पास आउट करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा ए फॉर फ्रॉग, कैसा फ्रॉग, एम्फीबियन फ्रॉग, एम्फीबियन मतलब उभयचर, फीबियन फ्रॉग उभयचर, ठीक है। चलिए और ले लेते हैं सी फॉर कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस मछली, ठीक है, क्लोज। और एफ फॉर फिश, कार्टिलेजिनस मछली जो है ये सारे के सारे आपको आउट करेंगे यूरिया। अब ले लीजिए क्या, यूरिक एसिड वाला, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड लिख सकते हैं आप क्या, इसका कोड लिख ले, अल्टीमेट, या अल्टीमेट एक्टर की बात करें, राजेश सिंघल, अल्टीमेट एक्टर राजेश सिंघल इज, ठीक है ना। चलिए इज बेस्ट एक्टर्स, ये है आपका अल्टीमेट को ले लीजिए यूरिक अम्ल वाला, क्या, यूरिक एसिड वाला, ठीक है, यू फॉर यूरिक और ए फॉर एसिड, राजेश रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जो भी होगा सब के सब यूरिक एसिड देगा, ठीक है ना। एस फोर, तो एस फोर आप याद रखिए स्नेल, क्या याद रखिए, स्नेल घोंगा, ठीक है, ये सांप है। और यहां पे इंसेक्ट हो जाएगा, कैसा इंसेक्ट, कॉकरोच, जो जमीन पे रहने वाला है, कॉकरोच, ठीक है। और बी फोर ले लीजिए बर्ड्स, क्या ले लीजिए, बर्ड्स, तो पक्षी हो गया, सांप हो गया, ये सारे के सारे जो आउट करेंगे यूरिक एसिड आउट करेंगे। अब आ जाती है बात किसकी, बोलिए, ह्यूमन की, किसकी बात आएगी, ह्यूमन की। तो आइए हम लोग बात कर ले ह्यूमन। इससे पहले की कुछ बातें याद हो तो थोड़ा सा जो है हम लोग एक समराइज कर ले, एक जगह लिख ले, ठीक है ना। तो इधर लिखे हम लोग एनिमल किंगडम जो हमारे पढ़े थे हम लोग, और इधर लिख ले उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, ठीक है। जैसे आप प्लेनेरिया की बात करिएगा, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया हो गया या फीता कृमि, ठीक है। इसमें क्या था,
इसमें उत्सर्जी अंग जो था क्या था बोलिए? फीताकर्मी प्लेटिनस फ्लेम सेल। क्या था? फ्लेम सेल। वहीं पे बात कर लेते हम लोग किसकी? वहीं में हम लोग बात किए थे, बोलिए, अगर बात करें अर्थवार्म और अदर एनलिट्स की, अर्थवार्म और अदर एनलिट्स, अदर एनलिट्स, इसमें तो था उत्सर्जी अंग, उसका नाम था नेफ्राइडिया। क्या नाम था? नेफ्राइडिया। नेफ्राइडिया, ये थोड़ा सा रख लीजिए। वहीं पे बात कर ले हम लोग झींगा और किसकी? बिच्छू की। इसमें उत्सर्जी जो अंग था क्या था? ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। चलिए वही बात कर ले तिलचट्टा की। किसकी? तिलचट्टा की। तो तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग, इसका नाम था, बोलिए, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम था? मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। थोड़ा सा रख लीजिए, साइंटिस्ट मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दिया था, उसी के नाम पर है। चलिए उसी पे दूसरा हम लोग लिख लें। क्या लिखें? अगर मकड़ी वगैरह की बात किया जाए, ग्रीन ग्लैंड्स है ना, सॉरी, बिच्छू और मकड़ी था यार, मकड़ी, उसमें ग्रीन ग्लैंड्स थे। किसमें थे? ठीक है। झींगा की बात करें, झींगा, तो झींगा में जो था आपका, बोलिए, झींगा में था आपका ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड, दो जगह ग्रीन ग्लैंड हो गया। अच्छा, तो मकड़ी और बिच्छू में तो यहां पे ग्रीन नहीं हटा करके कोक्सल ग्लैंड लिख दीजिए। कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। और हेमिकोडाटा में जो था, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा में क्या था? हेमिकोडाटा में था प्रो बेसिक्स, ठीक है, प्रोबोसिक्स, ये याद रखिए आप, बस मुख्यतः बातें याद रखनी है। अब मुझे पढ़ना है किसकी? पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनिमल का हर चीज आ गया आपका। आइए हम लोग बात कर लें, हर चीज क्लियर करके बता दी। बस यहां पे डायग्राम देखिए और यहां पे हम लोग एक तरफ लिखते चले जाएंगे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या क्या पूछता है, ठीक है। चलिए आप देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन उत्सर्जी अंग। यहां पे किडनी है, तो किडनी आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है, और इस प्रकार दिख रहा है। इसके ये पता चला कि ये अंदर वाला धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कनकेव है, अवतल की तरह है। कैसा है? अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी का आंतरिक भाग जहां धंसा होता है वो कैसा होता है, तो आप बताइएगा अवतल होता है, कनकेव होता है। क्या होता है? कनकेव होता है। बाहरी भाग, तो बाहरी भाग को बोलिएगा कन्वेक्स। क्या बोलिएगा? कन्वेक्स, उत्तल होता है। बाहरी से आते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये धंसा हुआ भाग, इसको कहा जाता है हाइलम। इस भाग को क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम। चलिए अब यहां पे किडनी आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट किडनी है और राइट किडनी। तो किडनी इसका मतलब क्या हो गया? गुर्दा जो है, बताइए, एक जोड़ी है। क्या है? एक जोड़ी, मतलब एक पेयर है। क्या है? एक पेयर। अब आपसे पूछेगा किडनी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो किडनी के बारे में अध्ययन, इसके बारे में अध्ययन जो है कहलाता है, जो क्वेश्चन बनता है, नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। तो अब देखो बच्चों, यहां तो मैंने नेफ्रोलॉजी शब्द यूज किया नहीं, किडनी शब्द यूज किया है। यहां किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, इसका मतलब कि नेफ्रॉन इसमें पाया जाएगा, आएंगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। यहां से निकलने के बाद इससे निकलेगा, इस लाइन को कहा था यूरेटर। क्या कहा था? यूरेटर। तो आपको दिख रहा होगा यूरेटर क्या है? एक और दो, तो दो यूरेटर, मतलब ये भी क्या होगा? एक पेयर होगा। क्या होगा? एक पेयर। यूरेटर आकर के खुल गया ये यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये क्या है? ब्लैडर एक है, यानी ब्लैडर क्या है? एक है, सिंगल होता है। क्या होता है? ये सिंगल होता है, ठीक है। चलिए, और ये ओपनिंग पार्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। अब आती है थोड़ी सी बात, समझेंगे इसकी, ठीक है ना, बात समझेंगे। क्या क्या समझते हैं?
तो सबसे पहले पॉइंट को हम समझेंगे। एक पॉइंट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किडनी का वजन कितना होता है, तो एक किडनी का वजन जो है, वजन आप लिखिएगा 150 से 170 ग्राम। मिनिमम अगर कहीं कहीं बुक में बात करिएगा तो लिख देता है 130 से 170 ग्राम। गर्ल्स में साइज कम होती है बॉयज की तुलना में। ठीक है, चलिए किडनी का जो वजन है तो आपको बता दिया। किडनी का लेंथ पूछेगा, लंबाई, क्योंकि ये सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई भी है, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई को मैंने एल लिखा, लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ, ब्रेथ जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। वही थिकनेस की बात करेंगे, मोटाई की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे बात आती है कि हम लोग जो आउट करते हैं यूरिन, तो यूरिन में होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। तो हमारे शरीर के अंदर बना तो अमोनिया, तो अमोनिया से यूरिया बनाया किसने, अमोनिया से यूरिया बनाने वाला है लीवर। क्या है, अमोनिया से यूरिया बनाने वाला है लीवर। तो अब यहां थोड़ा सा हम प्रोसेस में आते हैं कि फिल्टर कैसे कैसे होता है, और यहां से किडनी का रोल हो जाएगा इंड। क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे शरीर में बना अमोनिया, क्या बना, अमोनिया, और ये अमोनिया जाता है लीवर में। कहां जाता है, यकृत में, और यकृत में बन जाता है ये यूरिया। क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया यूरिया में जो है कन्वर्ट हुआ कहां, यकृत, लीवर में। कहां हुआ, लीवर में। इस चार्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन बनेगा कहां से बनेगा बताते हैं हम आपको। यूरिया, तो यूरिया से अब जाएगा कहां, यूरिया तो फिल्टर होना है। क्या होना, क्योंकि यूरिया एक फॉर्मेट में नहीं, ये ब्लड के ही फॉर्म में है। क्या है, ब्लड के फॉर्म में है। ये अलग सिर्फ यूरिया बना नहीं है। अब वहां जो है यूरिया और ब्लड को अलग करने वाला एक ही ऑर्गन है, उसका नाम है किडनी। क्या है, किडनी नाम है। तो ये देगा हेपेटिक वेंस को। लीवर में जो कोशिका पाई जाती है उसको कहा जाता है हेपेटिक कोशिका। क्या कहा जाता है, हेपेटिक सेल, राइट। लीवर में जो कोशिका है उस कोशिका का नाम है हिपैटो। हिपैटो, लीवर के बारे में अध्ययन हेपेटोलॉजी, उसमें जो कोशिका हेपेटिक, इसमें जो भेन होगा उसको कहा जाएगा हेपेटिक भेन। क्या कहा जाएगा, हेपेटिक भेन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए हेपेटिक भेन से ये जाएगा किस में, राइट एट्रियम में। कहा जाएगा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम बोले तो दाया अलिंद, दाया अलिंद में जाएगा। कहां जाएगा, दाया अलिंद। दाया अलिंद देगा किसको, दाया निलय को। राइट वेंट्रिकल, दाया निलय। दाया निलय से कहा जाएगा, तो दाया निलय से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। कहा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, फुफ्फुस धमनी में, आर्टरी। ठीक है, और फुफ्फुस आस्ती से कहा जाएगा पल्मोनरी वेन में जाएगा, देगा पल्मोनरी वेन। मतलब जो इम्प्योर ये लेकर के जा रहा अभी इम्प्योर, ये आएगा प्योर लेकर के। ये किसको देगा, ये देगा आपको किसको, बोलिए, राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम को। किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा, ऑर्टा को। ऑर्टा को, यानी ऑर्टा जो है आर्टी का मोटा डंठल है, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टी जो है उसी को ऑर्टा का है। सबसे बड़ी धमनी का नाम ऑर्टा है। ये देगा किसको, रीनल आर्टी को। किसको देगा, रीनल आर्टी को। रीनल क्यों नाम पड़ा, किडनी को रीनल भी कहा जाता है। किडनी के पास जो आर्टिस है उस आर्टिस का नाम है रीनल। अब आगे यहां से किडनी में, कहा गया, किडनी में। ठीक, और किडनी जो है यहां पे फिल्टर करेगा। अब यहां पे किडनी का रोल कि फिल्टर कैसे कैसे होता है, तो जो है रीनल आर्टरी, किडनी को क्या कहा जाता, रीनल आर्टरी कहा जाता। क्या कहा जाता, रीनल आर्टरी कहा जाता। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है, बोलिए, एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और एक को कहा था रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहा था, ग्लोमेरुलस, और एक को कहा था रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहा था, रीनल ट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स। अब यहां से जो है पास आउट होगा और यहीं पे यूरिया का समापन होगा। यूरिया अलग होगा और ब्लड अलग होगा। किसी किसी में यह किडनी ब्लड से यूरिया को अलग नहीं कर पाता है, तो जो किडनी फेल हो जाता है तो किडनी या तो ट्रांसप्लांटेशन होगा या किडनी की डायलिसिस होगी। अब बात करते हैं कि आखिर उस यूरिया यानी ब्लड के साथ जो है यूरिया भी आ रहा है,
ब्लड के साथ ग्लूकोज भी आ रहा, ब्लड के साथ अमोनिया भी आ रहा, ब्लड के साथ पोटेशियम भी आ रहा, ब्लड के साथ सोडियम भी आ रहा। इन सभी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो इन सभी का एब्जॉर्प्शन करने वाला है ग्लोमेरुलस। कौन है? ग्लोमेरुलस। ठीक, चलिए आया ब्लड जो आ रहा है किडनी में ब्लड आता भी प्योर है और किडनी से ब्लड जाता भी प्योर है। ठीक है, बस किडनी का काम है फिल्टर करने का। किसका काम है? फिल्टर करने। प्यूरिफिकेशन नहीं करता है, प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा जाएगा कि किडनी का कौन सा भाग है जो ब्लड में उपस्थित खनिज, ग्लूकोज, अमोनिया, हार्मोन्स इन सभी को एब्जॉर्ब किया, तो है ग्लोमेरुलस। कौन है? ग्लोमेरुलस। इसके बारे में लिख लीजिए, ये जो है रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन। किसको किसको? तो लिखिएगा अमोनिया NH4, ठीक है, और ग्लूकोज, सोडियम प्लस, K+, ठीक है, चलिए हो गया। और क्या? हार्मोन्स भी कह लीजिए। और एब्जॉर्ब करके देता किसको है? तो ग्लोमेरुलस एब्जॉर्ब करके देता है, बोलिए, इसी के जस्ट नीचे होता है कप नुमा स्ट्रक्चर जिसको कहा था बोमेंस कैप्सूल। क्या कहा था? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये आउट कर देगा रीनल वेन के थ्रू। किसके थ्रू? रीनल वेन्स के थ्रू। और रीनल वेन्स फिर देगा किसको? बोलिए, ये देगा, ये आउट करने का अधिकार इसको नहीं है, ये देगा, ये लेके आएगा रीनल वेन किसको? ये इसमें जो अलग रीनल वेन में जो आएगा क्या आया? बोलिए, यूरिया आया। क्या आया? यूरिया। और यूरिया ये देगा किसको? हाइलम को। किसको देगा? हाइलम। किडनी का जो धंसा हुआ भाग है वो हाइलम है, और हाइलम देगा किसको? बोलिए, यूरेटर को। हाइलम किसको देगा? खुल किसके रहा? ये अटैचमेंट पार्ट से, ये वाला यूरेटर। ये भाग क्या है? यूरेटर सिर्फ कहिए कि एक ट्यूब है जो वेस्ट मटेरियल को, यूरिन को लाता कहां? यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। ठीक है, चलिए हाइलम से, तो यहां पे लाया हाइलम, हाइलम से दे दिया किसको? यूरेटर को। और यूरेटर ला करके पटक दिया कहां पे? ला के पटक दिया यूरिनरी ब्लैडर में। अब सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि रीअब्जॉर्प्शन कहां हुआ? किडनी के ग्लोमेरुलस। किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ? ग्लूकोज का हुआ, हार्मोन का हुआ, अमोनिया का हुआ, इन सभी का हुआ ग्लोमेरुलस। दिया किसको एब्जॉर्ब करके? बोमेंस कैप्सूल को। ये कप नुमा होता है, उसी में जमा रहता है। ठीक है, अब जो उसका जो वेस्टेड हुआ वो किसके द्वारा बाहर हुआ? हाइलम होते हुए, हाइलम होते हुए आरटी के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किडनी का कौन सा पार्ट्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होता है, जो ये फील दिलाता है कि आपको यूरिन आउट करना चाहिए? तो यूरिनरी ब्लैडर ही है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होता है। जब आपको लगती है और आप पोजीशन जगह देखते हो कि हाँ सुटेबल जगह है, तो आप पास आउट करना शुरू कर देते हो। और यूरिन का पास आउट करना कहलाता है मैक्चुरेशन। क्या कहलाता है? मैक्चुरेशन। यूरिन का पास आउट करना क्या कहलाता है? यूरिन पास आउट एक प्रोसेस लिख देता, कभी कोई पूछ देता है यूरिन पास आउट, मैक्चुरेशन। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है कि इसमें आखिर फिल्टर करने का काम कौन किया? तो किडनी में ही स्ट्रक्चर है। क्या है? किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक इधर हम बनाते हैं किडनी का खुला हुआ भाग। क्या बनाते हैं? किडनी का खुला हुआ भाग। ये वाला पार्ट्स है, लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार अटैचमेंट ऐसे अरेंज रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट्स, इसी को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या कहा जाता है? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और ये वाला पार्ट ये जो होता है, इसको हम लोग, किडनी का दो पार्ट्स होता है, एक आउटर एक इनर। आउटर पार्ट्स को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा था? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को कहा जाता है मेडुला। इनर पार्ट्स को कहा जाता है, किडनी के अनर पार्ट्स को मेडुला कहा जाता है। यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लैंड्स भी पाया जाता है, उस ग्लैंड्स का नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। और यहीं पे जो होता है कुछ रेसा लाइक होता है स्ट्रक्चर, पेन चेंज करता हूं, रेसा लाइक होता है ये कुछ इस प्रकार, इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के पार्ट्स में पाया जाता है। अब नेफ्रॉन के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। नेफ्रॉन को बोला जाता है क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। लिख लीजिए, संरचनात्मक यूनिट, संरचनात्मक इकाई है, इकाई गुर्दा का। और कितना संख्या में पाया जाता है? तो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 2 किडनी की बात करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा। यानी एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन होती है।
नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन ईच किडनी। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या दो किडनी तो हमारे शरीर के अंदर होता है, क्या एक ही समय दोनों किडनी काम करता है? नहीं, एक समय में एक ही किडनी काम करता है। जिस तरह से ब्रेन, अगर आप राइटली हैं तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, तो ठीक उसी प्रकार लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा तो लेफ्ट किडनी भी क्या होगा? एक्टिव होगा। मतलब एक समय में एक ही किडनी काम करती है। अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट किडनी काम करेगा, ठीक है, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट किडनी काम करेगा। और ये किडनी होता कहाँ है? तो शरीर के पीछे डॉर्सल पोजीशन पे होता है, पीछे में होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोजीशन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेट वाला पार्ट्स में, क्योंकि ऊपर वाला चेस्ट कैविटी है, ये वाला ये डायफ्रागम हो गया, ये वाला पोजीशन एब्डोमिनल कहलाता है। तो इसी में पीछे होता है, कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है। तो याद रखिए डॉर्सल यानी किडनी का जो पोजीशन होता है, इसका लोकेशन डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी। वहां पे जो बैकबोन होता है, इसकी संख्या होती है क्या? T12 से L3, लोनर पंचर T12 L3। तो ये भी आप लिख सकते हैं T12 L3। तो मुझे लगता है कि साथी यहां तक क्लियर हुआ होगा। बस मुख्य बातें याद रखना किडनी के बारे में। क्या याद रखना है? किडनी को के जो है इकाई होता है उसका नाम है नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 1 मिलियन। 2 किडनी बता दिया जाए तो 2 किडनी में 2 मिलियन हो जाएगा, मतलब 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, किडनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और किडनी की मोटाई कितनी होती है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो ब्लड को फिल्टर कर जाता है कोलुमनस, रीअब्जॉर्प्शन करता है और रीअब्जॉर्ब करके किसको देता है? बोमेन्स कैप्सूल को। तो यहां तक याद रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी एक समय में कितने किडनी काम करता है? एक ही किडनी काम करती है। राइटली है तो लेफ्ट किडनी काम करेगा और लेफ्टी है तो राइट किडनी काम करेगा। ठीक वही बात करेंगे हम लोग। किडनी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वही एक बार हम लोग अंत में बात करें यूरेथ्रा की, जो यूरिन पास आउट होता है शरीर के बाहर। तो यूरेथ्रा फीमेल और मेल में यूरेथ्रा की जो साइज मेल में होता है 20 सेंटीमीटर और फीमेल में होता है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस मोर होता है किसमें? फीमेल में, क्योंकि यूरेथ्रा की साइज कितनी है? 4 है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, फीमेल हो या मेल, पानी ज्यादा पीना चाहिए, जिससे क्या हो? यूरिन जब पास आउट हो तो फ्लैश आउट हो जाए, बैक्टीरिया यानी इन्फेक्शन पैदा ना कर सके। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अंत में एक क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है कि एक दिन में 24 घंटा में स्वस्थ मनुष्य होगा, स्वस्थ मनुष्य कितना लीटर? 1.5 लीटर पानी जो है यूरिन आउट करता है। 1.5 लीटर यूरिन आउट करता है, यूरिया आउट करता है। यूरिया का कलर, यूरिन का कलर जो है, यूरिन का कलर पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर क्या होता है? पीला होता है। ये भी बात याद रखिए। यानी आपसे कभी कभी पूछ देगा कि यूरिन का कलर पीला किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण। और एक दिन में कितना स्वस्थ और हेल्दी व्यक्ति जो होंगे वो आप 1.5 लीटर। ठीक है, एक दिन में किडनी कितने लीटर पानी को फिल्टर करती है? तो 180 लीटर पानी को फिल्ट्रेट करती है। 180 लीटर, सोच के देखिए, कहां? 180 लीटर। ठीक है, कभी कभी यूरिन का पीएच पूछ देगा। क्या पूछेगा? यूरिन का पीएच। तो याद रखिएगा 4.6 से 8 होता है, यानी एसिड से क्षारीय की तरफ होता है। तो ये मुख्य बातें याद रखनी थी। यूरिन का कलर पीला, यूरोक्रोम के कारण। यूरिन का पीएच कितना? 4.6 से। यूरिन के बारे में अध्ययन नेफ्रोलॉजी। यूरिन का इकाई यूनिट क्या है? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, उसका नाम है नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में कितना? 1 मिलियन। तो मुझे दीजिए इजाजत, अंत में आते हैं, थोड़ा सा प्रचार हो जाए। बीपीएससी TRE 4 का क्लास स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल लाइव क्लास होगी, 3 बजे से होगी। और मात्र जो कोर्स का कीमत है मात्र 49 रुपीज, कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट आप पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा कि कंसेप्ट कितने, क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल दायरा फिक्स कर दिया गया है कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कितना पूछेगा। राइट, पढ़ लेंगे, एक बार कंसेप्ट माइंड में आ जाएगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाए गलत नहीं होने वाला है। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ, मस्ती में पढ़ते रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद साथी।